नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो कुछ हद तक कठोर साबित हुए, जिससे कुछ विशेष लोगों के रोजगार पर भी काफी असर पड़ा। जैसे किसी भी पशु को बूचड़खाने के लिए नहीं बेचा जाएगा। पर सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर आ रही है उसके तहत केंद्र सरकार इस मामले में यू टर्न लेने जा रही है। बाजार में बूचड़खानों को मवेशियों की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की तैयारी हो रही है। यूपी में योगी सरकार के बूचड़खानों पर सख्ती के बाद केंद्र सरकार एक अधिसूचना लेकर आई थी, जिसमें यह शर्त लगा दी गई थी कि पशुओं की बिक्री बूचड़खानों के लिए नहीं हो सकती। हालांकि बाद में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। बहरहाल अब सवाल यह है कि सरकार की इस मामले में मंशा क्या है और क्यों सरकार ने इस फैसले को जल्दबाजी में लिया था, या फिर आने वाले चुनावों से जोड़कर भी इस फैसले को देखा जा सकता है। जानने की कोशिश करेंगे लोकतंत्र में। जानवरों के स्लॉटर के लिए पशु मेले या बाजार में उनकी बिक्री पर रोक लगाने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार यू टर्न लेने वाली है। सरकार जल्द ही उस फैसले को वापस लेने वाली है, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मचा था। इस फैसले से सरकार को काफी नुकसान हो रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से सवाल पूछे थे। सरकार ने लोगों से राय ली। इस मामले में राज्यों से जरूरी फीडबैक लेने के बाद केंद्र सरकार अब यू टर्न लेने की तैयारी में है। अगर सरकार फैसले को वापस लेती है तो इस कारोबार से जुड़े लोगों को राहत की सांस जरूर मिलेगी। देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। केंद्र सरकार उस फैसले को वापस लेने जा रही है जिसके बाद करोड़ों लोगों ने गुस्सा जताया था। उस फैसले को वापस ले रही है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया था। कई राज्यों से फैसले पर आवाज उठी थी। खाने पीने की आजादी पर सवाल उठाया गया था। बूचड़खानों को बंद कर दिया गया था। हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे। कानपुर और आगरा में कई फैक्ट्रियों पर ताले लग गए थे। बूचड़खानों में पशु की बिक्री पर रोक के बाद मीट कारोबारियों को काफी नुकसान हुआ था। केंद्र सरकार अपने फैसले को वापस लेने की तैयारी में है। बूचड़खानों पर मवेशियों की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की तैयारी हो रही है, यानी इस कारोबार में लगे लोगों में आस जगी है। उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे तो खाली इस व्यापार को करने वाले ही लोग नहीं प्रभावित हुए, बल्कि सीधे सीधे कहा जाए कि किसान को इसका सीधा सीधा नुकसान पहुंच रहा है। वो जानवरों को अगर नहीं बेचते हैं, या अगर जानवरों को नहीं बेचते हैं, या अगर उनका बाजारों में ले जाकर उसको बिक्री नहीं करते हैं, तो फिर वो उन जानवरों का क्या करेंगे। वो की तादाद बढ़ती चली जा रही है, जो एक मुसीबत बनती जा रही है शहरों के गाँव के अंदर। केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स रूल्स 2017 में बदलाव करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी कर पशु बाजारों में कत्ल के लिए जानवरों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी। पर्यावरण मंत्रालय ने भी पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए 26 मई 2017 को नियमों में बदलाव करते हुए जानवरों के बूचड़खाने में बिक्री पर रोक लगा दी थी। 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा दुधारू पशु वाले राज्य उत्तर प्रदेश में इस फैसले से व्यापक असर पड़ेगा। हालांकि योगी सरकार के मंत्री और विपक्ष दोनों ही इस मामले पर अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। देखिए, बूचड़खानों की बात आप जो कर रहे हैं, ये हमने जब सरकार हम 2016 में हमने संकल्प पत्र बनाया था और 2017 जनवरी में हम संकल्प पत्र लाए थे, तभी हमने लोगों को बता दिया था कि कोई ये नहीं कह सकता है कि हमको साफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एकदम से हमारे ऊपर इस तरह का सरकार आदेश ला रही है। जो वैध हैं वो चलेंगे, जो अवैध हैं वो नहीं चलेंगे। और इसीलिए साफ तौर पर 3 महीने पहले बता दिया गया था, तब हमारी सरकार नहीं थी। अब केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, कब किस समय क्या वो निर्णय कर ले, वो निर्णय जो उसको अपना सूट करता हो, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सूट करता हो, अपनी वाहवाही लेने के लिए सूट करता हो, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा ही इनकी सोच होगी प्रदेश और केंद्र सरकार की। निर्णय जो भी उनको लेना चाहिए जनहित में लेना चाहिए। सरकार के फैसले से देश में हड़कंप मच गया था। पशु वध पर प्रतिबंध से कई सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख और भारी विरोध के चलते ही सरकार बैकफुट पर आने को मजबूर हुई।
नए प्रावधान तैयार करने से पहले राज्यों के साथ ही पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और कारोबारियों से भी राय ली गई। उसके बाद सरकार ने इसे वापस लेने का मन बना लिया है। सरकार अगर फैसला वापस लेती है तो इस कारोबार से जुड़े लोग चैन की सांसें लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बिल्कुल, जब ये फैसला लिया गया था उस वक्त काफी हंगामा भी मचा था और कहा जा रहा था कि कई लोगों का रोजगार यहां पर छिन सकता है, कई लोगों पर यहां पर असर पड़ सकता है। लेकिन अब जो यूटर्न की बात निकल के सामने आ रही है कि फैसला यहां पर वापस लिया जा सकता है, कुछ लोग राहत भी ले रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया था। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि हो सकता है आने वाले वक्त में चुनाव है, तो ऐसे में लोगों को नाराज नहीं करना चाहते। क्या वजह थी, जानने की कोशिश करेंगे लोकतंत्र में, और क्या यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया था, जानेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ चंद्रभूषण पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। BK सिंह, अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। और शाहबुद्दीन कुरैशी जी, महासचिव कुरैशी वेलफेयर फाउंडेशन के भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हसीब सिद्दीकी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, इस पूरे फैसले का विश्लेषण भी करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी के पास आऊं उससे पहले मैं आज शुरुआत हसीब सिद्दीकी जी आपसे करना चाहूंगा कि पहले जो फैसला लिया जाता है चौतरफा उसकी निंदा भी की जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये फैसला कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लिया गया है। और अब जो खबर निकल के सामने आ रही है यूटर्न की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आखिर क्या वजह है कि सरकार यहां पर यूटर्न लेती हुई नजर आ रही है? देखिए हिमांशु जी, 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कई मीटिंगों में कहा सब पिंक रेवोल्यूशन, ये एक नई टेक्नोलॉजी थी, लोग समझे भी नहीं। फिर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि जो पशुओं का वध हो रहा है, गोश्त बाहर जा रहा है, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। बाद में सरकार बनने के बाद इन्हें कुछ ना कुछ करना था। होमवर्क कुछ हुआ नहीं था कुछ भी कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए सिर्फ इसमें गोश्त बेचने वाले ही जो हैं हमारे, वही बेरोजगार नहीं हुए थे। स्थिति ये हुई थी कि पूरा हमारा जो चमड़ा उद्योग, पूरा चमड़ा उद्योग जो बैठ गया पूरा है। कानपुर में आगरा की टेंडरी, कानपुर की टेंडरीज हमारी जो है बंद हो गई हमारी। आगरा का जो जूता उद्योग है वो करीब करीब जो है बैठने की स्थिति में आ गया। अभी स्थिति ये थी, बताऊंगा आपको, हमें बकरीद होती है, बकरीद में जानवर जो दबा होते हैं, बकरे की खाल जो 600-700 की बिकती थी, इस बार स्थिति ये थी कि लोग उसको मुफ्त में लेने को तैयार नहीं थे। दैट मीन्स कि पूरा चर्म उद्योग जो है हमारा इससे बैठ गया था। सरकार ने कोई इस पर काम नहीं किया, तो इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। केवल जो है जो गोश्त बेचते हैं उन पर पड़ने वाला नहीं था। एक स्थिति और आई जिसको आपको अभी अंदाजा होगा, जो हमारे चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जब आपने ये पशुवध बंद कर दिया और पशुओं की आवाजाही बंद कर दी आपने, तो इतने बड़े पैमाने पर पशु जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, खेतों में आ गए हैं, खेत बर्बाद कर रहे हैं। अभी परसों की खबर थी वहां की, बांदा और महोबा की, कि 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। उनके खेत में सुबह गए, देखा पूरा खेत जो है वो पशु जो है, आवारा पशु जो है, उसको 1.5 लाख उसको कर्जा था बैंक का, सो वो घर पर आया, उसने फांसी लगा दी उसमें। ये स्थिति पैदा हो गई उत्तर प्रदेश में। बड़े किसान जो हैं वो तो अपना ठीक है, कोई कांटे लगा देंगे, कोई जो है तार खींच देंगे, लेकिन छोटा किसान बेचारा क्या करे? पूरे उसके जो है इसका एक प्रभाव ये पड़ रहा है। और देखिएगा, मैं आपसे कहता हूँ इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में आने वाले अगले 2 जो चुनाव हो रहे हैं इसके ऊपर अवश्य पड़ेगा, क्योंकि गाँव बड़ी उसमें जो है प्रभावित है इसमें। ठीक है, अभी देखिए मैं गया था वहां राजस्थान, ये जो आपका जो है पुष्कर में मेला होता है पशुओं का, विश्व का प्रसिद्ध मेला है, दुनिया भर से लोग आते हैं वहां। इस बार लोगों ने कहा साहब यहाँ आदमी नहीं है यहाँ पर, तो पूरा इससे एक व्यापक प्रभाव था इसका। और उसी को लेकर जो है कुछ लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जैसे आपने बताया। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सरकार ने कहा ठीक है इसको हम अमेंड करेंगे, इसको हम दूसरा कानून लाएंगे उसके लिए, और ये मामला वहां पर रुक गया था। अब इनको जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में सरकार को, तो ये इसको जो है ये इसको अमेंड करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, इनको जो जवाब देना है। तो जो आपने कहा उसको मैं ये मानता हूँ कि सरकार हर मामले में बिना होमवर्क किए हुए क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके, कितना व्यापक प्रभाव होगा, निर्णय जो है पर ले लेती है। अभी हमारे मंत्री जी ने बात कही है, मुस्लिम जी, एक बात सुन ले मेरी। मंत्री ने भी बात कही है कि हमने अपने जो संकल्प था, घोषणापत्र था, उसमें हमने कहा था साहब कि हम बंद करेंगे, हम हैं, आप आता प्रबंध खुद कर लेते। ऐसा नहीं है, बूचड़ खाना बनाना उस समय राज्य सरकार की नगर निगमों की जिम्मेदारी थी, और राज्य सरकारों ने, नगर निगमों ने अपने उस दायित्व को पूरा नहीं किया था। यह बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछी है, गोरखपुर के बूचड़ खाने को लेकर पूछी है, इलाहाबाद के बूचड़ खाने को लेकर आपने क्या किया। तो अब हमारी योगी सरकार जो है
कानून अमेंड कर रही है, करिए, हमारा काम नहीं है, ये काम जो है जो बुचड़खाना प्राइवेट लोग बनाए। तो स्थिति इतनी आसान नहीं है। बिना होमवर्क किए हुए सरकार ने कोई वोट बैंक ही से करते हैं, राजनीति करते हुए उन्होंने प्रभाव उठा लिया। नहीं देखा कितने लोग इससे प्रभावित होंगे। अब बुचड़खाना किसका है? तो बड़े बुचड़खाने हैं, तो अमीर लोगों के हैं, तो करोड़पति अरबपति लोगों के हैं, तो एक्सपोर्ट करते हैं, वो तो आज भी चल रहे हैं। बेचारा गरीब आदमी का बुचड़खाना जो है, जहाँ के आम आदमी को गोश्त मिलता था, वो बुचड़खाने बंद हो गए। तो ये सब चीजें जो है पहले कोई वर्कआउट नहीं की गई। यानी आपको प्रॉपर होमवर्क करना था, विदाउट होमवर्क के आपने बिना तैयारी के फैसला लिया, और अब आपको लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं आपने कुछ कमी यहाँ पर कर दी थी, इसलिए फैसला वापस लेना पड़ रहा है। चंद्रभूषण पांडे जी बताइए, क्या अब बूचड़खानों में बेचे जाएंगे जानवर? उत्तर प्रदेश के बूचड़खानों की बात की जाए, और क्या वजह है कि ये यू टर्न लेना पड़ रहा है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए जो कोई भी कोशिश की, वो एक पुराना न्यायालय का ही आदेश था जिसका अवमानना हो रही थी, जिसका अनुपालन वो तत्कालीन सरकार नहीं कर रही थी। तो स्वाभाविक है कोई भी सरकार होगी वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और अवमानना नहीं कर सकती है, और उसमें सरकार के लिए बहुत स्पेस नहीं होता है। जहां तक बूचड़खानों का सवाल है, तो देखिए एक चीज को समझना होगा, उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश या पूरा विश्व, जिस तरह से मिट्टी बीमार हो रही है, जिस तरह से केमिजाइजेशन के चलते पूरा का पूरा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, और जिस तरह से आज बायो कंपोस्ट और बायो फार्मिंग एक चुनौती बन रही है, इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए, बूचड़खाने को अच्छा होगा कि लोग इसको चुनावी मुद्दा न बनाए, राजनीतिक मुद्दा न बनाए, भावनात्मक मुद्दा न बनाए। एक वैज्ञानिक तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में अगर बड़े वर्ग की जीविका खेती है और खेती को सफलतापूर्वक करने के लिए गोबर की खाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो मुझे कहीं ना कहीं जो गोवंश को संरक्षित करने पर भी काम करना पड़ेगा, और उसमें बीच का रास्ता कोई निकालना होगा जिससे कि गोवंश संरक्षित हो, गोबर का उत्पादन हो, और साथ ही में बूचड़खाने के साथ जिन लोगों के हित जुड़े हुए हैं उनमें भी उनके साथ भी न्याय हो सके। कोई भी सरकार होती है, लोकतंत्र में कोई भी सरकार होती है, तो बहुमत को ज्यादा से ज्यादा लोगों के हितों की रक्षा करने को सोच करके नीतियां बनाती है, कानून बनाती है, काम करती है। अवैध बूचड़खानों को बंद करने की दृष्टि से देखिए, हमारा जो कोई पहल नहीं था, वो न्यायालय के फैसले को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई मुद्दा ऐसा नहीं बनता है जिसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। जो चुनौतियां हैं, मिट्टी की बीमारी की चुनौतियां हैं, खेती के बर्बाद होने की चुनौतियां हैं, गोबर के संकट की चुनौतियां हैं, गोवंश की घटती संख्या की चुनौतियां हैं, जिस तरह से बच्चों को आज सिंथेटिक दूध मिलावटी पांडे जी, ये बात ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो पहले इन सारा का समाधान इसमें निहित है। नहीं, ठीक है, व्यापक संदर्भों में हम इसे राजनीति से भी नहीं जोड़ते हैं, हम इसे राजनीति से एक बेहतर नतीजे तक हम लोग। चंद्रभूषण पांडे जी, मैं इसे राजनीति से भी नहीं जोड़ता हूँ, चुनावों से भी नहीं जोड़ता हूँ, लेकिन केंद्र सरकार ने पहले प्रतिबंध लगाया था, तो अब ऐसा क्या सोचा कि इस पर कदम वापस खींचने पड़ रहे हैं, या फिर खींचना चाहती है सरकार? इसके पीछे मंशा क्या है? मतलब वजह तो कुछ पता होगी ना। देखिए, अभी तो कोई जो नोटिफिकेशन है वो पुराना एग्जिस्ट कर रहा है, अभी तो नया तो हमारी समझ से कोई जारी नहीं हुआ है। जहां तक मैं अद्यतन हूँ, ऐसे आज मैं फूलपुर में गांव में ही घूमता रहा, फिर आपका बुलावा आया तो मैं हाजिर हो गया हूँ। तो अच्छा। मेरी जहां तक जानकारी है, अभी तो चलिए, चुनाव की तैयारी चल रही है अभी, यानी, और लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई तो जो तैयारियां चल रही है, तैयारियों पर देखिए, कयास पर तैयारियों पर मैं अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि मिट्टी का स्वास्थ्य, गोवंश का संरक्षण और समग्रता में सबकी भावनाओं का आदर करते ही कोई फैसला सरकार लेगी। ठीक है, त्रिपाठी जी। जी देखिए हिमांशु भाई, इस एस्पेक्ट को दो तरीके से देखना पड़ेगा। पहली जो साहब कह रहे थे वो बात बहुत ठीक कह रहे थे। पिंक रेवोल्यूशन की बात माननीय मोदी जी हर जगह कर रहे थे, और मजे की बात देखिए कि इनकी सरकार आने के बाद से ऑफिशियल डेटा है कि जो है मीट एक्सपोर्ट जो है वो 27% बढ़ गया। तो पिंक रिवॉल्यूशन तो बढ़ गया। अब दूसरी चीज पे आइए कि जो इन्होंने बंद किया, ये इतने दोहरे चरित्र के लोग हैं। इनके संगीत सोम जी जो गोवंश की रक्षा और उसकी बात करते हैं, वो स्लॉटर हाउस के मालिक निकलते हैं जी। एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया चल रही है इस पूरे देश में कॉरपोरेट को कब्जा कराने की हर फील्ड में, और जो छोटा मजला जो रोजमर्रा का दुकानदार है, जो रोजमर्रा का व्यापारी है, उसके गर्दन को दबाओ। और मैं तो धन्यवाद दूंगा सीबी पांडे जी को कि एक बात उन्होंने बातों बातों में एक्सेप्ट की
कि जो बहुमत होता है उसके सेंटिमेंट्स के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है। वो बहुमत की बात नहीं, वो बहुसंख्यक समुदाय की बात कर रहे थे। ये सरकार की पॉलिसी समुदायों के आधार पर तय नहीं होती, सरकार की पॉलिसी पब्लिक वेलफेयर के आधार पर तय होती है कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। पांडे जी आपकी बात सुन ली भाई, कहां मना कर रहे हैं, अब मैं भी उसी पे आ रहा हूं। अब देखिए जो गोवंश संरक्षण की बात है बहुत अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन हो क्या रहा है, आपने उस पे रोक लगाने के बाद जो पशु जो आज की डेट में खेती किसानी जो हो रही है वो 99% ट्रैक्टरों और थ्रेशर से हो रही है। वो उसमें बैलों का यूज नहीं हो रहा है, भैंसों का यूज नहीं हो रहा है। आप मुझे बताइए, जो पशुओं की समस्या, जो एक गांव में 40-40, 50-50 पशु पैदा हो रहे हैं, उसके लिए आपने क्या किया? आपने कौन सी कंसोलिडेटेड योजना जो है वो बड़ी बड़ी बातें करना की जो है गोबर की खाद, कौन सा आपने ऐसा संयंत्र लगाना शुरू कर दिया है? एक चीज मैं एक घटना आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूंसी है बनारस, 20 फरवरी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एजुकेशन डिपार्टमेंट की छात्रा निधि अपना पैसा निकालने के लिए एटीएम में जा रही थी। भेलूपुर एरिया में दो सांड आपस में लड़ रहे थे और एक सांड ने उसको इस बुरी कदर से कुचला और उसके ऊपर डाइवर्ट हो गया। इस तरह से वो हुआ कि उसको बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले गए और 24 फरवरी को उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या बनारस नगर निगम इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि अवैध पशु किस तरह से जो है सड़क पर छुट्टे घूम रहे हैं और कैसे घूम रहे हैं? आप ये समझिए। और छोटे छोटे जो जिनको आप बूचड़ खाना कह रहे हैं, जो सड़क पे चिकवे होते हैं, जो चिक का काम करते हैं, हमारे यहाँ गांव की भाषा में चिक कहा जाता है, आई डोंट नो बाकी जगहों पर क्या कहा जाता है। तो जो चिक का काम करते हैं वो लोकल सप्लायर्स हैं। अब जब आपने रोक लगा दी बिकने पर, लेकिन कहीं भी ऐसा तो नहीं है हिमांशु भाई, मैं तो शाकाहारी आदमी हूं, लेकिन मेरे तमाम मित्र शामिश हैं, वो किसी भी रेस्टोरेंट ने आज तक मना नहीं किया कि वो नॉनवेज नहीं परोस रहे हैं। अच्छा, तो ये कहां से आ रहा है? और मैं आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहा हूं कि लखनऊ में इसके बाद कम 42 रेस्टोरेंट सैंक्शन हुए जो सामिश परोसते हैं। वो कहां से ला रहे हैं? अब क्या है कि उसके पीछे भी धन उगाही का रास्ता खुल गया। मतलब आपने फैसला तो ले लिया, आपने तमाम तैयारी, कोई तैयारी यहाँ पर नहीं थी, तैयारी नहीं की, आपने रोक लगाई लेकिन रोक लगी नहीं थी, रोक लगी भी नहीं। और एक अवैध काम का जरिया आपने खोल दिया, उसमें पुलिस प्रशासन से लेकर के लोकल नेता तक इन्वॉल्व हैं। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, राजकुमार भाटी साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है इस वजह, क्या वजह रही होगी यहाँ पर जो सरकार एकदम अपना पीछे खींच रही है? मुझे तो चंद्रभूषण पांडे जी जब बीजेपी का पक्ष रख रहे थे तो उनकी बात सुनकर मुझे तो हंसी आ रही थी। वो कह रहे थे कि इसको जो है बूचड़ खाने के मुद्दे को या मांस भक्षण के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, भावनात्मक मुद्दा ना बनाया जाए, धार्मिक मुद्दा ना बनाया जाए। ये तीनों काम कौन करती है? भारतीय जनता पार्टी करती है। कोई और मुद्दा नहीं बनाता। मांस के ऊपर अगर वोट मांगे थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मांगे थे लोकसभा चुनाव में, किसी और पार्टी ने तो वोट नहीं मांगे थे। और रही बात दूसरी कि ये स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी करे कि उन्हें मांस खाने पे आपत्ति है, उसके काटने पे आपत्ति है या पशुओं के बेचने पे आपत्ति है। अगर उन्हें मांस खाने पे आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी एक जो अपना फॉर्म सदस्यता फॉर्म रखती है उसमें एक कॉलम ये भी जोड़े कि शपथ पत्र देना पड़ेगा कि हम मांस नहीं खाते हैं। केवल उन्हीं लोगों को कि मैं तो बीफ खाता हूं, केवल उन्हीं लोगों को बीजेपी में शामिल किया जाए और ये अपने घोषणा पत्र में ये भी जारी करें कि जो मांस खाता हो बीजेपी को वोट ना दे। अगर मांस खाना आप जायज मानते हैं, उसके विरोधी नहीं है आप, तो फिर तो मांस कटेगा भी और पशु बिकेंगे भी। भाटी जी आपका पक्ष क्या है? नहीं, मेरा पार्टी क्या कर, मेरा पक्ष तो पांडे जी, अपना पक्ष रखूंगा। पांडे जी मेरा पक्ष ये है कि मैं मांस नहीं खाता, मेरे परिवार में कोई नहीं खाता, सुन लीजिए। लेकिन अगर जो खाते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी, मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ अधिकृत तौर पर। पांडे जी सुन लीजिए, पांडे जी सुन लीजिए, पहले व्यक्तिगत कहना जरूरी है क्योंकि कहीं आप ये गलतफहमी ना पाल लें कि मैं मांस भक्षी इसलिए मांस का समर्थन कर रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं खाता, लेकिन मेरी पार्टी जो शाकाहारी हैं उनका भी सम्मान करती है, जो मांसाहारी हैं उनका भी सम्मान करती है, जो मांस बेचते हैं वो भी अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं, जो चमड़े के व्यापार,
चमड़े के व्यापार में सरकारी आंकड़े हैं कि 20 लाख लोग लगे हुए हैं। अच्छा, 20 लाख लोगों का रोजगार। लेकिन सरकार को इस आदेश की कंप्लायंस करने में हाथ पांव फूल गए। इन्होंने फिर एक दांव चला, चीफ जस्टिस से कहा कि साहब शिमला मेट्रो इलाहाबाद में है और लखनऊ में है। सारे मुकदमे उन्होंने बिना अदर पार्टीज को सूचित किए इसको इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया। जब इलाहाबाद में चीफ जस्टिस भोसले ने इसको देखा कि लखनऊ बेंच का ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने सरकार से कहा कि साहब इसे सरकार को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए और इस आदेश का अक्षरशः पालन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में 70% जो लोग हैं वो नॉनवेज खाने वाले हैं। लोकतंत्र में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बूचड़खानों पर जो शर्त यहां पर लगाई गई थी, अब सरकार उस फैसले को वापस लेने जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से मैं चंद्रभूषण जी आपके पास आना चाहूंगा। और ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी वाला फैसला नहीं है, आप इस बात को इनकार कर रहे हैं कि तैयारी कम नहीं थी। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किरण रिजिजू उनकी बात यहाँ पर की गई, कमलाकर जी ने कहा और भाटी जी ने भी कहा, लेकिन अभी नायडू जी का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जिसको खाना है खाए, लेकिन है ना शोर ना मचाए, तमाशा ना करे। ऐसे अब कई बयान निकल के सामने आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी को चुनावों से पहले समझ में आ रहा है कि इस तरह से अगर वो चलते हैं आगे तो शायद कुछ नुकसान यहाँ पर हो सकता है, इसलिए पहले से ही ये सारी चीजें तय कर ली जाए, इसे इस तरह जोड़े? देखिए, पहली चीज देखिए, इसमें कोई भी हिमांशु जी कोई भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही तथ्यपरक हैं। न्यायालय के जो आदेश है उसके आलोक में देखिए, वीके सिंह जी ने बहुत ही तफसील से चीजों को रखा है। मुझे लगता है वीके सिंह जी की बात रखने के बाद चीजें बहुत स्पष्ट हो गई होंगी लोगों को। देखिए, इसमें बेसिकली एक जो मांस लोगों को परोसी जा रही है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। एक काम तो सपा सरकार को करना चाहिए था, बसपा सरकार को करना चाहिए था। कांग्रेस भी दिल्ली में बैठी थी उस समय, ये लोग मजाक करते रहे। हम आए तो हमने देखा कि भाई जो भी मांसाहारी हैं, क्या उनको मांस के नाम पे जहर परोसा जाएगा? क्या मांस के नाम पे उनको दूषित भोजन दिया जाएगा? क्या मांस के नाम पे उनको गुणवत्तायुक्त मांस मिलने का उनका मौलिक अधिकार नहीं है? ये विषय भी इसमें निहित है। जब अवैध बूचड़खाने बंद किए गए तो उसमें तकनीकी तौर पर यही बात थी कि बूचड़खाने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के आलोक में वैज्ञानिक दृष्टि से संचालित हों, ताकि मांसाहारी जो समाज है उसको एक साफ सुथरी गुणवत्तायुक्त मांस मिल सके। इस बिंदु को भी समझना होगा। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मानना रहा है कि गाय हमारी माता है, गाय हमारे लिए पोषण का माध्यम है। जिन बच्चों को मां का दूध नहीं मैसर होता है वो गाय के दूध से पल करके बड़े होते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। आज पूरी मिट्टी बीमार हो रही, गाय का गोबर का महत्व समझ में आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी गोवर्धन योजना की चर्चा की है पिछले दिनों मन की बात में रविवार को। तो आपको समझना होगा, गोमूत्र पंचगव्य की जो बात है, चाहे गाय का दूध है, चाहे गाय का घी है, चाहे गाय का गोबर है, चाहे दही है, इसकी अपनी एक महत्ता है, इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है और इसका कोई विकल्प नहीं है। गाय का कोई विकल्प नहीं, गाय के दूध का कोई विकल्प नहीं, गाय के गोबर का कोई विकल्प नहीं, गाय के बछड़े का कोई विकल्प नहीं। भूषण जी, गाय पे बहस कौन कर रहा है? उस मुद्दे के साथ गोवंश पे प्रतिबंध आज से नहीं है उत्तर प्रदेश में। कौन क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, गोवंश पे प्रतिबंध आज से नहीं है उत्तर प्रदेश में। और किरण रिजिजू को भी समझाइए और संगीत सोम को भी समझाइए कि वो स्लॉटर हाउस के मालिक बनने की प्रक्रिया छोड़ दें के हित में चीजें चले। क्यों आपके लोग इतने दोहरे चरित्र के हैं? न्यायालय के जो निर्देश है, तो पांडे जी, वीके सिंह ने भी एक बात कही थी, वीके सिंह ने भी एक बात, वीके सिंह जी ने भी एक बात कही थी, शहाबुद्दीन जी ने भी एक बात कही थी कि ठीक है आपने तमाम बूचड़खाने बंद किए थे, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो वहां पर नहीं की गई थी ना। लोगों का कई रोजगार वहां पर छिना था। घुमा रहे हैं यहाँ पे, गाय की कोई बात ही नहीं हो रही, बड़े-बड़े उद्यम चल रहे हैं, यहाँ कोई गाय की बात ही नहीं है। हम तो भैंस की मांग कर रहे हैं ना, जिससे हमें लाइसेंस काटने का हक और स्लॉटर हाउस मिलते हैं। गाय की तो कोई बात ही नहीं है, हम तो भैंस की मांग कर रहे हैं। भैंस का परमिशन आप नहीं, चंद्रभूषण पांडे जी, चंद्रभूषण पांडे जी तैयार, एक ठीक है, नहीं चंद्रभूषण पांडे जी, आप शायद आपने शायद शहाबुद्दीन जी की बात सुनी नहीं ना, समाजवादी पार्टी और छोड़िए, आप कर दिए। शहाबुद्दीन जी की बात आपने सुनी नहीं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल रूल्स की यहाँ पर बात आप जो वीके सिंह जी ने करी। शहाबुद्दीन जी अपनी मांग रखिए, क्या चाहते हैं आप, अपनी बात रखिए। हम जो हैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता जी से यही मांग रखते हैं कि ये पिछली गवर्नमेंटों को दोष दे रहे हैं। अरे आप कर दिए सर, और जो कानून बनाना चाहिए हम उसके तहत चलने के लिए तैयार हैं, बताएं तो।
अरे उन्होंने स्लाटर हाउस नहीं बनाया, आप बना के दे दिए। उसके लिए जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया तय की गई है, वो फार्म वगैरह आपने देखा होगा, उसकी प्रॉपर लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है। नहीं तो वो बता, वो लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करने हम लोग जो जाते हैं वो कहते हैं स्लाटर हाउस नहीं, हम बनाएंगे नहीं। वार्ता हुई थी उस समय, मैं लखनऊ में ही था, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, डिटेल वार्ता हुई थी, आप लोग संतुष्ट होकर लौटे थे। मुख्यमंत्री जी आप लोग करके लौटे थे, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हुआ ना। ऐसा है पांडे जी ने यही कहा कि धोखा दिया गया। ये तो लाइसेंस कैसे बनेगा गोश्त बेचने वाले का, वो समझते आइए। स्लाटर हाउस नहीं है, अगर कौन बनाएगा, बनाएगी राज्य सरकार, वो आप बना नहीं रहे हो। अब आप कह रहे हो, अब आप कानून ला रहे हो। भूषण जी एक मिनट, चंद्रभूषण पांडे जी, पांडे जी एक मिनट, हर व्यवसाय के पीछे एक कानून होता है, एक एक्ट होता है, एक नियम होता है। एक साल हो गया, आप कानून बनाइए, हम चलने के लिए तैयार हैं उसके हिसाब से। आप रोजगार तो दीजिए, आप एक गाइडलाइन बनाइए कि स्लाटर हाउस ऐसे चलेंगे, लाइसेंस ऐसे मिलेगा, हम तो तैयार हैं प्रतिक्रिया पूरी करने के लिए। हम नहीं कर रहे हैं, हम आपके हिसाब से चलेंगे, हसीब सिद्दीकी साहब आप जैसे बनाएंगे। हाँ, हसीब सिद्दीकी साहब, और पिछली गवर्नमेंट में दोष न डालिए, आपको अगर करना है सर तो आप कर दिए, तो हम लोग की रोजी रोटी चल जाएगी। हाँ, सीधी बात है। एक मिनट चंद्रभूषण जी रुक जाइए, चंद्रभूषण जी एक मिनट। हाँ सिद्दीकी साहब, सीधी बात है कि जब ये सत्ता में आए, एक वोट बैंक की राजनीति थी, इन्हें हड़बड़ी में कुछ निर्णय ले लिए बिना सोचे हुए कि उसका प्रभाव हमारी रोजगार पर, हमारी देश की इकोनॉमी पर क्या पड़ने जा रहा है। अब जब दुष्प्रभाव सामने आए तो अब उसको चाह रहे हैं ठीक करने का, जो ठीक करना अब आसान काम नहीं है। चंद्रभूषण जी कह रहे हैं कि सापा ने कहा इतने फ्लाइट ढबक नहीं बनाए। एक साल आपके हो गए, एक साल हो गया, आपने को नहीं बनाए। आपने एक सवाल जो हम उठा रहे हैं साहब, अच्छा अब देखिए आप जिसको बहस कर रहे हैं, आप जिस खबर पर आप बहस कर रहे हैं, राजस्थान सरकार ने एक निर्णय लिया है कि वो जो ट्रांसपोर्ट करते हैं जानवर, उसको भी जो है अगर पकड़े गए तो वो वहां जब्त हो जाएगा। एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज सर, एक करके प्लीज फैसले को डस्टबिन में डाल देना, ये वोट की राजनीति नहीं थी सर। एक एक करके प्लीज, हमने तो केवल न्यायालय के फैसले का पालन किया। लागू किए, एक साल हो गया आपका ना, एक साल हो गया। करेंगे सर, करेंगे। एक साल में बूचड़खाने क्यों नहीं बनाए आपने? पृथक नहीं हो रहे हैं। एक साल में देश का कानून हमारे लिए नहीं बनाए आपने? वो सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। नहीं, हमारे लिए भी है, लोगों के लिए भी है, हमारे लिए लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना, ताकि बड़े सरकारें हैं, वहाँ क्या कर लिया आपने? वहाँ कौन से बूचड़खाने आपने नए बनाए हैं? चंद्रभूषण पांडे जी, ठीक है, जब कोर्ट की तरफ से नहीं बीके सिंह जी ने जैसा कहा कि ठीक है, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि व्यवस्था करना ये आपका अधिकार है, व्यवस्था आप करेंगे बूचड़खानों को लेकर, जो स्लॉटर हाउस जो लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं, जिनका रोजगार यहाँ पर छिना है। जो बात सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि एक साल हो गया, क्या किया गया, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था बनाई गई? मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा था कि इतना वक्त होने के बाद कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई। 21वीं सदी में समाजवादी ढांचा जो सरकार का था, उससे बदल के उदारीकरण आया। आज सरकारें फैसिलिटेटर की भूमिका में है। आज सरकारें तो सारे काम अपने सिमेटती जा रही हैं, कॉर्पोरेट को देंगे, आप देख रहे हैं। सुन लीजिए, एक मिनट सर, करना होगा, सूट बूट वाली सरकारें होगा, उनको पहल करनी होगी, उनको आगे आना। ये आम आदमी नहीं सर, वो तो आ रहे हैं। सीबी पांडे जी, कुरैशी जी कह रहे हैं वो जाते हैं, वो दरखास्त करते हैं, गुहार लगाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। क्या करें, वो कहां जाएं? अब देखिए, इसमें तो मुझे लगता है कि मैं सरकार का सीधे सीधे प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में इतना मानता हूं कि योगी सरकार में कोई भी जनता के आदमी जाता है, उसकी बात सुनी जाती है, गंभीरता से सुनी जाती है, संवेदनशीलता से सुनी जाती है, फॉलो अप किया जाता है। बात यहाँ पर गंभीरता की होती है अपने मुद्दे पे लोग रेज करें। नहीं सर, जब लोगों की समस्या आपके जब लोगों की समस्या आपके सामने जा रही है, क्या करनी है, जब लोगों की समस्या आपके सामने आ रही है, कम से कम उस बात को समझने के बाद उसका समाधान निकालने का कोई रास्ता तो उनको दिखाइए। आप तो सीधे डेड एंड पे आ जाते हैं। एकदम पल्ला झाड़ मैं हमेशा ये मानता हूं भाटी जी, रहने वाले भाटी जी, ठीक है, ये यहाँ पर क्या दिया गया कि पुराने वक्त में आपने व्यवस्था नहीं करी थी, आपकी सरकार थी, आप लोग कर लेते। इसी पर थोड़ा टिप्पणी करना चाह रहा था। चंद्रभूषण जी ने गौवंश की बात उठाई, तो गौवंश की तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने उसी बात कहा कि हमने कोई व्यवस्था, हम तो उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं।
हम तो ये जी नहीं, मैं एक उन्हें थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं, गौवंश के संरक्षण के लिए, गौवंश के संरक्षण के लिए पांडे जी ने शुरुआत कर दी थी। गौवंश के संरक्षण के लिए, गौपालन को बढ़ावा देने के लिए जितनी बेहतरीन योजना अखिलेश यादव ने 5 साल के अंदर क्रियान्वित की, वो देश के लिए एक मिसाल है। हमने जो कामधेनु डेयरी योजना चलाई थी अखिलेश जी ने, उसके तहत उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे आ गया, गुजरात से आगे निकल गया। आपने नष्ट कर दिया उस जमीन के लालच में। अखिलेश यादव ने औने पौने दामों पर गजरिया के गोवंश को, हजारों साल की संरक्षित गाय लखनऊ में थी, सुन तो लीजिए, गजरिया की गौशाला पूरा बर्बाद कर दिया अखिलेश यादव ने। कितने अखिलेश यादव ने पर्यावरण को लेके और गोवंश को लेके जो तबाही मचाई उत्तर प्रदेश में। अरे आप क्या उल्टी बात कर रहे हैं, आप उल्टी बात कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव को पर्यावरण के लिए गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है, आपको जानकारी नहीं है। आप अधकचरी जानकारी लेके बैठते हैं और अमेरिका में बुलाया गया लेक्चर देने के लिए अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ पेड़ लगाए उत्तर प्रदेश में। आप उलझुल बकते हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं, आपको जानकारी नहीं है। कामधेनु डेयरी योजना बताइए ना, गजरिया मैं बता रहा हूँ, आप सुने तब तो, आप लगातार बोलते रहेंगे, सुन कहाँ पाएंगे। ये तो कमजोरी बीजेपी के प्रवक्ताओं की कमजोरी है कि सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है। एक मिनट बीजेपी के प्रवक्ताओं के नेताओं की कमजोरी है। आपके प्रधानमंत्री कह देते हैं हमें तो 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया। आप अपने नेताओं की कमजोरी दूर करिए, तक्षशिला को बिहार में ले आते हैं। ठीक है बिहार में ले आते हैं। एक मिनट, ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रखी, मेरे को मुद्दे पर वापस आने दीजिए। देखिए आप उल्टा सीधे पांडे जी राजकुमार भाटी जी, पांडे जी मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बताए राजकुमार भाटी कि चक गजरिया के गौशाला को क्यों अखिलेश यादव ने बर्बाद किया, इसका जवाब चाहिए मुझे। मैं जो बता रहा हूँ उस पर सुन लीजिए। गौ संरक्षक बनते हैं जो मैं बता, हाँ उसको बताइए। गौशालाओं को संरक्षण अखिलेश यादव ने दिया, गोवध के अधिनियम को सबसे सख्ती से लागू किया और ये नियम बनाया कि गोवध अधिनियम के साथ जो गाय, अरे सुन लीजिए, गाय काटता हुआ मिलेगा, उस पर गुंडा एक्ट भी साथ में लगेगी गोवध अधिनियम के। पूरे एशिया की सबसे बड़ी गोवंश गोवध पे रोक लगाई, गोवध पे रोक लगाई, गौशालाएं स्थापित की, गौशालाओं को सुविधाएं दी और कामधेनु डेयरी योजना के तहत बहुत लाखों गायें उत्तर प्रदेश में बढ़ी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में पहले नंबर पे आया। चलिए ठीक है, अब देखिए आप इस वक्त की वर्तमान वाली सरकार पूर्व की सरकार को दोषी ठहराए, पूर्व की सरकार वर्तमान सरकार को दोषी ठहराए, तो ऐसे में कुरैशी जी जैसे और कई लोग ऐसे जो आम जनता है उनकी समस्याओं का समाधान कहाँ निकलेगा? उनकी समस्या तो जस की तस बनी हुई है, सवाल तो वहीं खड़े हुए हैं, है ना। ये ऐसे चर्चा यहाँ पर नहीं हो सकती ना। मैं बीके सिंह जी एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूँ। जिस मामले में हम बात कर रहे थे प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स रूल्स में, इसमें संशोधन की भी बात की गई, तो अब सरकार की क्या भूमिका तय कर सकता है कोर्ट इस मामले में? क्योंकि सरकार अब चाहती है इसमें संशोधन हो। पहले ये कहा जा रहा था कि बूचड़ खानों में जानवरों को हत्या के लिए नहीं बेचा जा सकता, लेकिन अब उसमें कंडीशंस जो यहाँ पर लगाई गई हैं कि जैसे वो गर्भवती हो या फिर अभी बच्चा उसमें पैदा किया हो या फिर वो बिल्कुल नवजात हो, तो उनको नहीं बेचा जा सकता। उसमें ये संशोधन है। जी देखिए, ऐसा है कि पहले भी इस तरह के कानून थे और जो ये सभी स्टेट से उठ के मैटर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो उसमें पहले मुद्दा ये उठ गया कि साहब ये कानून बनाने का राइट किसको है, स्टेट को या सेंट्रल को। सेंट्रल ने गलत कानून बनाया, सभी राज्यों के एक कॉमन आर्डर उन्होंने कहा नहीं साहब इस कानून को हम खत्म करते हैं। अच्छा। आप फिर से कानून इसको बनाइए, नोटिफिकेशन जारी करिए। हाँ। देखिए ये जो बूचड़ खाने का है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इस देश में जुडिशरी सुप्रीम, ये तो आप मानते हैं ना। हाँ। तो इन्होंने कहा साहब देखिए ये जो मीट का धंधा है ये नहीं बंद होगा। अच्छा। आप इसको हाइजीनिक तौर पे दीजिए, फूड सेफ्टी एक्ट के हिसाब से लागू करिए। और एक्ट में क्या है कि सबसे पहले कि स्लाटर हाउस हर जिले में हो, हर जिले में हो, ग्रामीण इलाकों में वहां से ये मुर्गा बकरा और भैंसा कटेगा, फिर वो दुकानों पे आएगा, दुकानों के नाम के हिसाब से लाइसेंस जारी होंगे। और इसके पहले जब इनको लाइसेंस दिया जाएगा तो नगर निगम और नगर पालिकाएं एनओसी देंगी। लेकिन इस काम को करने के लिए सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हर जिले में कम से कम 1 या 2 स्लाटर हाउस। ठीक है, सरकार ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात नहीं मानी, जस्टिस एपी शाही की बात नहीं मानी, एनजीटी की बात नहीं मानी, ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानी। इन्होंने दिसंबर में एक स्टेटमेंट दे दिया कि साहब हमने नगर निगम के सारे कानून बदल दिए हैं। तो नगर निगम के कानून बदल देने से भारत का संविधान नहीं बदल जाएगा। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात आ गई है 12वीं अनुसूची में
कि ये स्लॉटर हाउस का मुद्दा ये लोकल बॉडीज का है, लोकल बॉडी स्लॉटर हाउस बनाएंगे, उसका रखरखाव करेंगे। तो इन सब तमाम डिस्कशंस के बाद जब ये आया कि साहब जो मीट बिकेगा वो स्लॉटर हाउस से होकर के दुकान में आएगा, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये काम सरकार को करना है, लोकल बॉडीज को करना है, नगर निगम को, म्युनिसिपलिटीज को करना है। अगर आज सरकार इस बात पे चेत जाती है तो ये सरकार के लिए राजधर्म पालन करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा कि साहब हमने कानून का पालन किया, इससे हमारी जो फॉरेन की रेवेन्यू आती है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारे इसके स्लॉटरिंग से आता है, इसका फायदा होगा। आम आदमी जो जानवर पालने से रोक रहा था कि हम जानवर नहीं पालेंगे, हम मुर्गी बकरी भैंसा नहीं पालेंगे, अब वो सब जानवर पालेंगे। आप देखिए कि गांव में फ्लडिंग हो गई है, सड़कों में, शहर में फ्लडिंग हो गई है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जियो जारी कर दिया कि साहब जितने भी जानवर हैं इनको जनता में जागरूकता पैदा करा करके इनसे कहा जाए कि ये गायों का चारा दें। आप देखिए कि लखनऊ में केवल एक कान्हा उपवन है, उसके जानवर खाने बिना मर रहे हैं। पिछले 1 साल का रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं, आए दिन 7 जानवर 8 जानवर मर रहे हैं। तो अगर लखनऊ में नहीं हो पा रहा जहां पे हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, तो और जिलों में तथा और छोटे छोटे गांवों में क्या होगा? ना इनके पास चरागाह बचे हैं, ना इन्होंने गांव में कोई इस तरह की व्यवस्था की। तो जब चंद्रभूषण पांडे जी, अब ये सारी चीजें सब चला जाएगा। चंद्रभूषण पांडे जी, ये सारी चीजें अब कही गई, तो हम कैसे मान लें कि पॉलिटिकल आदमी, हम कैसे पॉलिटिकल कोई बात नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल ठीक है सर, आपने कानून की बात करेंगे कि सरकार की ये जिम्मेदारी है और सरकार को ये करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लिया कि आप इस आदेश को पालन करिए और आम आदमी को रोजी रोजगार दीजिए। ठीक है वीके सिंह जी, आपने अपनी बात रख ली। चंद्रभूषण पांडे जी, अब ये कैसे नहीं माना जाए कि बिना तैयारियों के ये फैसले लिए जाते हैं? नहीं, देखिए हिमांशु जी, अगर आप निष्कर्ष निकाल के बैठे हो तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि ये सारी चीजें जो वीके सिंह जी बता रहे हैं वो भाजपा सरकार के समय की बात केवल नहीं है, ये बहुत पहले चीजें चली आ रही है। नंबर 1, अवैध बूचड़खानों को बंद करके हम लोगों ने न्यायालय के फैसले का सम्मान किया, इसके लिए धन्यवाद हमको मिलना चाहिए। नंबर 2, नंबर 3, इसके बाद और व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और इस पे हम असहमत नहीं है। पर्यावरण सम्मत तरीके से माननीय न्यायालय के फैसलों के आलोक में निर्धारित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से संचालित बूचड़खानाएं जिलों में संचालित हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारी सरकार को कोई परहेज नहीं है। लेकिन अब सरकार की जो प्राथमिकता है उसमें ये भी विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात तो वही है ना चंद्रभूषण पांडे जी, पहले तो साफ तौर पर कह दिया गया था कि कत्ल खानों में बेचे जाने के लिए जानवर नहीं बिकेंगे, वहां पर काटे जाने के लिए, कत्ल खानों में भेजे जाने के लिए, लेकिन अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो अब देखा जा रहा है ना कि ठीक है, शायद हो सकता है आगे कुछ फायदा हो रहा हो, इसलिए इसे जोड़कर देखा जा रहा है, वरना पहले सोच विचार के फैसला लिया होता। पत्रकार लोग भी कभी कभी जो है वैज्ञानिक दृष्टि से सोचे तो अच्छा रहेगा। आप काफी वरिष्ठ पत्रकार तो सर नहीं सर, आप देखिए ठीक है, आप जो भी कहें, लेकिन पहले तो आपकी सरकार का, तो पहले तो आपकी सरकार ने ये फैसला लिया था ना, तो उन्होंने भी वैज्ञानिक दृष्टि से सोचा होगा, शायद उन्होंने भी वैज्ञानिक दृष्टि से सोचा होगा। पशु बाजार को कत्ल खाना न बनाया जाए। पशु बाजार में आदमी जाता है, श्रम शक्ति के लिए बैल खरीदता है। हाँ, तो अब उसमें बदलाव की जरूरत पड़ गई, शायद आप वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ पर सोच रहे होंगे। पशु बाजार की जो गरिमा है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं सोच पा रहे हैं। अभी भी ये कह रहे हैं कि पशु बाजारों में व्यक्ति खरीदने जाता है अपने लिए, खेती के लिए। अब खेती में पशुओं का उपयोग हिमांशु जी बंद हो गया। अब बेसिक चीज क्या है, इस सरकार के पास नहीं हो गया, कम हो गया, बंद हो गया है। चंद्रभूषण जी, आप भी जहां रहते हैं सर, एक रास्ता अगर बंद किया जाता है, पीछे से काफी गलत रास्ते खुल जाते हैं। देखिए हिमांशु भाई, इस सरकार के पास कोई विजन है नहीं। ये नौजवानों को पकौड़ा तलवाएंगे, गोबर और कचरा कराएंगे, नहीं बेसिक पकौड़े तक पहुंच जाए। लेकिन ये बात फैक्ट है कि सरकार को यहाँ पर, ये चंद्रभूषण जी ने भी कहा ना, मैं गोवंश की बात वो कर रहे हैं। अरे गोवंश पे प्रतिबंध तो आज से नहीं है, सालों से चल रहा है। कुरैशी जी क्या मांगी आपकी? वक्त मेरे पास कम है सर, सबसे मैं थोड़ा सा राय ले लूं। कुरैशी जी, तो आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। चलिए आप अपनी बात रख लीजिए, एक बार अपनी बात रख लीजिए। मुझे पूरी बात तो कहने दीजिए। ठीक है, आप ये लोग कोई ये जो कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, एक बार बात कर दूं, आप ही के पास आऊंगा, आपका सवाल उठ के रहेगा। कुरैशी जी, आपका सवाल उठ के रहेगा। जी हाँ, देखिए हिमांशु भाई, किसी भी, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं और मैं बड़ा अचंभित हूं, सीबी पांडे जी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट रहे हैं।
कोई भी चीज प्रक्रिया करने के पहले अगर ट्रांसपोर्ट नगर कहीं से हटाना है तो उसके लिए दूसरी जगह कहीं जमीन चिन्हित की जाती है, सब्जी मंडी कहीं से हटानी है तो उसके लिए जमीन चिन्हित की जाती है। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के बिना एक इतने बड़े रोजगार की चीजों को और इतने बड़े इशू को आपने बिना किसी उसके विम्स एंड फैंसीज पे आपने डिसीजन ले लिया, ये सोच करके कि उससे आपको ये कहते हैं राजनीतिक लाभ नहीं, लेकिन सीबी पांडे जी ने स्वयं इस बात को कहा कि बहुसंख्यक समुदाय को देखते हुए आप हर चीज में राजनीति डाल रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि उसके रिपरकशंस क्या यानी पहले आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसके बाद आपको ये फैसले लेने चाहिए थे। नोटबंदी कर दी बिना किसी व्यवस्था के। शाहबुद्दीन कुरैशी जी अपना सवाल रख लीजिए। शाहबुद्दीन कुरैशी जी, मैं क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सीधा बात कि इसमें सरकार से ये मांग है कि जो हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का फैसला है मई के महीने में, उसका कब तक के पालन करेंगे ये बता दें, सिर्फ एक बार में बता दें ये। ठीक है सर, बहुत उम्मीद है आपसे। चंद्रभूषण पांडे जी, सरकार से शॉर्ट में जवाब दीजिएगा सर। नहीं हिमांशु जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा न्यायालयों के आदेशों का हमेशा आंखों पर रखा है, क्योंकि हम लोग पूरे देश को दंगे में झोंकते हैं, विश्वास करते हैं, हम मानते हैं जब न्यायालय आप कहिए मैं डॉक्यूमेंट करना पड़ता है किसी कार्यकारी मामले में। न्यायाधीशों की हत्या की साजिश करने वाले लोग हमेशा न्यायालय के फैसले के साथ है, न्यायालय के फैसले के आलोक में हम आगे काम करेंगे। कुरैशी जी की अगर कोई व्यक्तिगत दिक्कतें हैं तो माननीय मुख्यमंत्री व्यक्तिगत क्या, जब न्यायालय ने आपसे क्या रखा है तो आप न्यायालय की बात, सर अगर सरकार न्यायालय की बात सुन ले वही ज्यादा अच्छा है और वही बहुत बेहतर होगा कि लोगों की कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हालांकि कई मामलों में न्यायालय की बात को आप थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, ये चीज देखी गई है। कहते हैं कि न्यायालय के हम सम्मान करते हैं, न्यायालय का तो सम्मान हम लोग ने किया, उन्हीं ने आदेश दिया, हम लोग अपने बैठे रहे, मिले अधिकारियों से। क्या आप इसमें लाइसेंस बनाएंगे? ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है कुरैशी जी, ये तो अच्छी बात है। प्रजा से राजा को कुछ सीखना चाहिए, प्रजा से राजा को कुछ सीखना चाहिए। जनता ने अच्छा काम किया है, अब सरकार को भी यहाँ पर सीखना चाहिए। ठीक है, अब पेपर पेश कर ठीक है, अब ठीक है, हमारी उम्मीद यही है कि सरकार, गवर्नमेंट का है, ठीक है, हमारी उम्मीद यही है चंद्रभूषण पांडे जी की सरकार ऐसे लोगों पर जिनका रोजगार छिना है, जिन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और जिनका काफी नुकसान हो चुका है, उन पर विशेष ध्यान दे और जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान करे। ये न कर यकीन जाना कि खुशी से मर न गए। चलिए, बिल्कुल मौका नहीं छोड़ा यहाँ पर कमलाकर त्रिपाठी जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े और लोकतंत्र में चर्चा को बेहतर बनाया। तो फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहें एपीएन के साथ। नमस्कार।